नमस्कार बच्चों, एसडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का अध्याय 6 जंतुओं में जनन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की बात करेंगे। ठीक है, इसके पूरे टॉपिक्स को समझेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और इससे पहले मैंने जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं उसकी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें हम सबसे पहले समझते हैं जनन कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, जीवों द्वारा अपने समान नई संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। क्या है, जो जीव हैं उनका क्या है, अपने समान नई संतान उत्पन्न करना है। जैसे शेर का बच्चा शेर होगा, इंसान का बच्चा इंसान होगा। ठीक है, तो ये वही कहना चाह रहा है कि जो जीव हैं उनका क्या है, अपने समान नई संतान उत्पन्न करना। शेर का बच्चा शेर हो रहा है, इंसान का इंसान हो रहा है, भालू का भालू होगा, हाथी का हाथी होगा। ठीक है, तो क्या है, अपने समान जीवों को उत्पन्न करने के लिए क्या है, लोग जो जीव हैं वो क्या है, जनन करते हैं। ठीक है, अब देखो आप, जनन अपनी प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किया जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जनन क्या होता है और जनन क्यों आवश्यक है, तो आप लिख सकते हो कि जनन अपने प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मतलब अगर जनन की प्रक्रिया ना हो तो क्या होगा, एक दिन क्या होगा, जो प्रजाति है वो क्या है, विलुप्त हो जाएगी। अगर जो शेर है, समझ लो एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक शेर है, ये जनन ना करे तो एक दिन क्या होगा, इसकी जो जितनी प्रजाति है वो विलुप्त हो जाएगी और पृथ्वी पर क्या होगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो क्यों करते हैं जीव जनन, ताकि वो अपनी जैसे प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखें। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसे अच्छे से कर लोगे। ठीक है, क्या है, अब देखो आप यहाँ पे जनन के प्रकार। ठीक है, जनन के दो प्रकार हैं। पहला है लैंगिक जनन, जिसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है अलैंगिक जनन, जिसे कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम इसे बारी बारी से समझते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, तो आप देखो, लैंगिक जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। किसे कहते हैं, जिसमें नर और मादा युग्मक का क्या है, संलयन होता है। ठीक है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में दो मुख्य अंग तंत्र शामिल होते हैं, जिसमें पहला है नर जनन अंग और दूसरा है मादा जनन अंग। तो हम सबसे पहले समझते हैं नर जनन अंग। तो इसमें हम समझेंगे कि पुरुष के शरीर में ऐसे कौन से अंग है जो प्रजनन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, जिम्मेदार होते हैं, वो कौन कौन से अंग हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला है टेस्टिस वृषण, जो शरीर में कितने होते हैं, एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब संख्या में क्या होंगे, दो होंगे। ठीक है, दो शुक्राणु वाहिका नलिका, वास डिफरेंस। ठीक है, कितने होंगे, दो, मतलब एक जोड़ी ये भी होंगी। एक होगा शिशन। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये, आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा होगा जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, ये वाली जो संरचना है ये है टेस्टिस। ठीक है, वृषण, इसका क्या काम होता है, पहले आप समझो, ये मानव नर में क्या है, एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी मतलब संख्या में दो, एक ये एक ये। ठीक है, संख्या में कितने हो गए, दो। तो इसका मुख्य काम क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण करना। ये क्या करती है, स्पर्म प्रोडक्शन का काम करती है। ठीक है, और फिर जब ये शुक्राणु का निर्माण करती है तो ये शुक्राणु किसके जरिए पीनस तक पहुँचते हैं, तो ये शुक्राणु वास डिफरेंस, जो ये शुक्रवाहिनी है, जो ये शुक्रवाहिनी नलिका, ये वाली नलिका आपको दिख रही होगी, इसके जरिए क्या ये पीनस तक पहुँचते हैं। ठीक है, और जो ये पीनस है इसका क्या काम है, आपको जो ये संरचना दिख रही होगी, ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसका काम है जो शुक्राणु है उसे क्या है, शरीर से बाहर निकालने का। ठीक है, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम है स्पर्म का जो टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर क्या है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो जो स्पर्म है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखता है। आप देख पा रहे होंगे, ये इतना जो रीजन है ये इसका हेड है। ठीक है, सिर है, और जो ये बीच में ये भाग दिख रहा है ये इसका मध्य भाग है, और जो ये एंड वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये इसकी टेल है, पूंछ है। ठीक है, तो जो ये हेड है इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है, और ये केंद्रक क्या करता है, जो आनुवंशिक जानकारी है उसे कैरी करता है। ठीक है, और इसके जो मिडल पार्ट है, जो मध्य भाग है, इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गति के लिए ऊर्जा देता है, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है,
किसे, टेल को। और ये क्या है, जो ये पूंछ है यहाँ पे, ये टेल दिख रही है, ये क्या करती है, मूवमेंट का काम करती है, गति का काम करती है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जो मूवमेंट है वो कौन करेगा, कौन सा पार्ट करेगा, टेल वाला, ठीक है। मूवमेंट में हेल्प करता है कौन, ये वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट। यहाँ पे आपको जो ये पूंछ दिख रही है, ये क्या है, मूवमेंट में हेल्प करेगी, ठीक है। मूवमेंट कहाँ करेगी, ये कहाँ मूवमेंट करेगी, ये जब मेल बॉडी से जाएगा, ये स्पर्म क्या है, जब मेल बॉडी से जाएगा फीमेल बॉडी के अंदर, तो ये फीमेल बॉडी का जो यूटेरस है, जो गर्भाशय है, वहाँ से होते हुए एग के पास जाएगा, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे मूवमेंट, ठीक है, गति। कैसे गति करेगा, इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, इस टेल की सहायता से। और एनर्जी से कहाँ से मिल रही है, ऊर्जा, जो ये मध्य भाग है इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो प्रजनन के लिए जिम्मेदार हैं। तो वो कौन कौन से मुख्य अंग, तो वो प्रजनन के लिए जो मुख्य अंग है वो 3 हैं जिम्मेदार। एक है विषण, एक है शुक्राणु वाहिका या नलिका, और एक है शिशन, ठीक है। ये भी संख्या में एक जोड़ी होती है, ये भी संख्या में एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी का मतलब 2-2, ठीक है। तो प्रजनन के लिए कौन जिम्मेदार है, ये 3, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है, पेपर में आता है कि मनुष्य में नरजनन अंग लिखिए, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। और इनका काम भी मैंने आपको बता दिया है। विषण का काम है स्पर्म का उत्पादन करना, प्रोड्यूस करना स्पर्म को। और ये क्या करती है, जो स्पर्म, जो ये आपको ये दिख रही है, ये क्या है, ये विषण है, टेस्टिस, जिसे हम टेस्टिस भी कहते हैं, ठीक है। इसने क्या किया, निर्माण किया स्पर्म का, किसने, टेस्टिस ने। और किसके, इसके जरिए। और ये क्या करती है, जो ये शुक्राणु नलिका है, ये क्या करती है, जो स्पर्म इसने प्रोड्यूस किया है उसे कहाँ है, पीनस तक लेके आती है, ठीक है। जो ये लिंग है यहाँ तक लेके आती है, ठीक है। और फिर क्या है, जो ये पीनस है, ठीक है, इस पीनस के जरिए जो स्पर्म है वो क्या है, बाहर प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम सेक्स और रिप्रोडक्शन के दूसरा पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो, अब हम देखते हैं कि मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो प्रजनन के लिए जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप देख सकते हो, पहला है अंडाशय, जिसे ओवरी भी कहते हैं। एक सेकेंड है अंडवाहिनी, जिसे ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। आपका जो थर्ड है वो है गर्भाशय, जिसे यूट्रस भी कहते हैं, ठीक है। तो आइए इन्हें हम समझते हैं, ये क्या क्या होते हैं। पहले आप देखो अंडाशय, ठीक है। अंडाशय के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण किया जाता है, जिसे अंडाणु या डिंब कहते हैं। देखो, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो परिभाषा है, ये क्या कह रही है, अंडाशय के द्वारा। यहाँ पे अंडाशय क्या है, जो ये आपको ये गोल गोल संरचना दिख रही है, ये इस टाइप की जो संरचना दिख रही है, ये क्या है, अंडाशय, ठीक है। इसके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, अंडाणु का निर्माण किया जाता है, जिसे ओवम भी कहते हैं, एग भी कहते हैं, ठीक है। किसका निर्माण, अंडाणु का निर्माण किया जाता है। और जो आपको ये उंगली जैसी संरचनाएं दिख रही है, इसे क्या है, फिम्बरी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, इसे होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है, किसे, अंडाशय को, ठीक है। फिर अब आप देखिए, स्त्रियों में प्रतिमास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु या डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। जो आपको ये संरचना दिख रही है, ये क्या है, अंडवाहिनी, इसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, प्रतिमास मतलब हर महीने या तो इससे क्या है, एक अंडाणु निकलेगा, ठीक है। और कहाँ पे निर्मोचन होगा, यहाँ पे, कहाँ पे, अंडवाहिनी में, ठीक है। फिर आप देखो, गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है, ठीक है। ये आपको जो ये भाग दिख रहा है, ये इस टाइप की जो संरचना दिख रही है, ये क्या है, गर्भाशय है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, शिशु का विकास होता है अगर निषेचन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है, जो सिंगल सेल है। स्पर्म क्या है, सिंगल सेल है, ठीक है, एक कोशिका है मतलब। और जिस प्रकार से ये एकल कोशिका है, उसी प्रकार से क्या है, जो आपकी ये अंडाणु है, ये भी क्या है, एकल कोशिका है, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मादा जनन अंग में क्या है, 3 मुख्य भाग है जो प्रजनन के लिए जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया अंडाशय। अंडाशय क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है, अंडाणुओं का निर्माण करता है, ठीक है। फिर है अंडवाहिनी, जो अंडाणुओं का निर्माण यहाँ पर हुआ है। फिर वो क्या है, इस यहाँ पर नलिकाकार जो संरचना आपको दिख रही है, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। अगर इससे शुक्राणु आकर मिल जाता है, निषेचन हो जाता है, तो जायगोट का निर्माण हो जाता है। और अगर नहीं मिलता है तो फिर न जायगोट का निर्माण होगा, ना ह्यूमन बीइंग कोई बनेगा, ठीक है। फिर इस रास्ते से फिर आपको ये गर्भाशय, 3 मुख्य भाग कौन कौन से प्रजनन के जिम्मेदार? एक है आपका अंडाशय, एक है अंडवाहिनी और एक है गर्भाशय, ठीक है। ये मेन बात है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो यहाँ पे निषेचन, ठीक है। नर युग्मक में क्या? शुक्राणु, और मादा युग्मक में क्या? अंडाणु, ठीक है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, इसे निषेचन कहते हैं। किसे निषेचन कहते हैं? जब शुक्राणु और अंडाणु का आपस में क्या होता है, संलयन होता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, और उसे हम निषेचन कहते हैं, ठीक है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाते हैं। क्या होता है, आप इस संरचना को यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो आप यहाँ पे, यह आपको दिख रही है ये संरचना। ये क्या है? मादा युग्मक का है, मादा युग्मक की संरचना है, ठीक है। इसने क्या है, अंडाणु का क्या किया, ये आपको ये संरचना दिख रही होगी। इसने क्या किया, अंडाणु का निर्मोचन किया, ठीक है। फिर ये शुक्राणु आपको दिख रहे होंगे। फिर जब एक शुक्राणु इससे मिल जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, निषेचन। जब ये आपस में संलयित हो जाते हैं और एक युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज, ठीक है, एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। जब ये आपस में संलयित हो जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये आपस में संलयित होकर एक युग्मनज का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये आगे सेल में डिवीज़न करके एक क्या है, ह्यूमन बीइंग अपने टिश्यू ऑर्गन सिस्टम तैयार कर देता है और एक ह्यूमन बीइंग बन जाता है, ठीक है। तो इसे क्या है, हम निषेचन कहते हैं, ठीक है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप, ठीक है। देखो, निषेचन के प्रक्रम में स्त्री कौन? माँ के अंडाणु और नर में क्या है, पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। माता का अंडाणु और पिता का शुक्राणु आपस में संलयित होकर के क्या है, युग्मनज का निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर जिसमें क्या है, अगर ये निर्माण करेंगे, फिर क्या है, जिसमें जो नई संतति बनेगी उसमें क्या होंगे, कुछ लक्षण तो माता के होंगे और कुछ लक्षण किसके देखने को मिलेंगे, पिता के, ठीक है। अब हम समझते हैं निषेचन के प्रकार। देखो, निषेचन क्या है, 2 आंतरिक निषेचन क्या होता है? यदि निषेचन मादा के शरीर के अंदर हो तो इसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। जब निषेचन कहाँ हो रहा है? मादा के शरीर के अंदर हो रहा है, ठीक है, फिर उसे क्या कहेंगे हम? आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन किसमें देखने को मिलता है? मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी, भालू, शेर आदि, ठीक है। फिर हम देखेंगे बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है? यदि निषेचन मादा के शरीर के बाहर हो तो इसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। जब क्या हो रहा है, निषेचन जो मादा का शरीर है उससे बाहर हो रहा है। देखो, मादा के शरीर से बाहर कैसे होता है निषेचन, समझते हैं इसे। देखो आप, क्या होता है, जैसे बाह्य निषेचन मछलियाँ, मेंढक, इनमें देखने को मिलता है। जैसे आप एग्जाम्पल मेंढक का लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है मेंढक में, इसमें क्या होता है, जब नर और मादा दोनों क्या है, पानी में आते हैं, ठीक है, किसमें? पानी में आते हैं। तो मादा क्या करती है, मादा बहुत सारे अंडे दे देती है, ठीक है, सैकड़ों अंडे दे देती है, किसमें? पानी में। और ये अंडे किससे? एक परत के द्वारा एक साथ रहते हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि अलग अलग है, एक परत इस पे लगी है, जिसे जेली लाइक परत है, जो इन अंडों को एक साथ बनाए रखती है, ठीक है। फिर नर आता है, इस पे अपने स्पर्म छोड़ता है, जो शुक्राणु है वो क्या है, इस पे छोड़ देता है, ठीक है। जब इस पे वो अपने शुक्राणु छोड़ देता है तो मैंने क्या कहा था, निषेचन क्या होगा, जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलेंगे, ठीक है, कहा था ना मैंने, जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलेंगे तो क्या है, निषेचन होगा, जिसके फलस्वरूप जायगोट बनेगा, ठीक है।
तो ये जो मादा ने अंडाणु यहाँ पे छोड़े हैं तो ये क्या है, इस पे शुक्राणु छोड़ देता है। शुक्राणु छोड़ देता है तो क्या होता है, ये इस अंडाणु के संपर्क में आते हैं शुक्राणु, जिसके फलस्वरूप क्या निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। और यही प्रक्रिया क्या है, बाह्य निषेचन कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, परखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी। कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है। क्या होता है, कुछ फीमेल जो होती हैं, फीमेल की जो आपको ये दिख रही है ना यहाँ पे, ये ओविडक्ट, जिसे क्या कह रहे हैं हम, अंडवाहिनी भी कह रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, किसी फीमेल की क्या होती है, अवरुद्ध होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो अंडाणु यहाँ से आ रहे हैं और जो शुक्राणु यहाँ पे से आ रहे हैं, ठीक है, इनका क्या है, आपस में निषेचन नहीं हो पाता है। और निषेचन नहीं हो पाता है तो क्या, युग्मनज का निर्माण भी नहीं हो पाता है। तो इस केस में क्या किया जाता है, इस केस में जब क्या है, जो मादा है उसकी जो ये अंडवाहिनी है, ये नलिकाकार जो संरचना दिख रही है, जब ये अवरुद्ध होती है तो इस केस में क्या किया जाता है, जो यहाँ पे अंडाणु बन रहा है, ये आपको ये संरचना दिख रही है ना, क्या कहा था मैंने, इसे अंडाशय कहा था। ठीक है, तो इस अंडाशय से जो अंडाणु बन रहे हैं, ठीक है, जो ओवम बन रहे हैं, उसे क्या है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, मादा से शरीर से क्या है, अंडाणु बाहर निकाला जाता है। ठीक है, मतलब डॉक्टर क्या करता है इस केस में वो समझ रहे हैं। और पिता से क्या है, उसके शरीर से शुक्राणु बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, और फिर इनका क्या है, आपस में निषेचन करवाया जाता है। ठीक है, और फिर कुछ समय तक इसे एक मतलब परख नली में रखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसे क्या है, मादा शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस केस में हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, IVF। क्या कहते हैं, IVF। ठीक है, IVF जिसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे कहते हैं हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये शरीर से बाहर हो रहा है, इसीलिए इस प्रक्रिया को हम IVF कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, जो ये ओविडक्ट है जिसकी ये खराब है, इस केस में डॉक्टर क्या करेगा, मादा के शरीर से अंडाणु को निकालेगा, पिता के शरीर से शुक्राणु को निकालेगा, इनका आपस में, ठीक है, निषेचन करवाएगा, फिर जायगोट का निर्माण होगा। फिर कुछ समय तक, 1 हफ्ते तक रखा जाएगा उसे परख नली के अंदर। फिर उसके बाद क्या है, जब वो अच्छे से ये हो जाएगी, उसकी सेल डेवलप, फिर उसे क्या है, गर्भाशय के अंदर क्या है, रोपित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस केस को हम IVF कहते हैं। ठीक है, अब देखो, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण, मैंने कहा ना कि जो शुक्राणु है वो क्या है, जो मादा की जो अंडवाहिनी है वहाँ तक क्या है, नहीं पहुँच पाते हैं, जिससे जो शुक्राणु है, अंडाणु है, वो क्या है, आपस में नहीं मिल पाते हैं। वही मैंने यहाँ पे आपको कहा भी। ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करता है, मैंने अभी आपको बताया, ताज़ा अंडाणु मतलब मादा के शरीर से अंडाणु को लेता है और पिता के शरीर से क्या है, शुक्राणु को लेता है, और उन्हें एकत्र करके क्या है, उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं। मतलब टेम्परेचर भी उन्हें ठीक ठाक दिया जाता है, जिस टेम्परेचर में वो ग्रो करते हैं उस प्रकार का टेम्परेचर दिया जाता है, और फिर एक साथ रखते हैं, जिसे हम IVF अथवा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्यों कह रहे हैं हम इसे IVF, क्योंकि ये शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन हो रहा है। ठीक है, कृत्रिम मानव द्वारा करवाया जा रहा है, इसीलिए इसे IVF कहते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देखो, अब टॉपिक समझते हैं, जरायुज जंतु। क्या होते हैं जरायुज जंतु, मतलब जंतु जो एक ऐसे जंतु होते हैं जो बच्चे देते हैं, एक ऐसे जो अंडे देते हैं। उनके हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो वह जंतु जिनमें बच्चे माता के शरीर के अंदर विकसित होते हैं उन्हें हम जरायुज या विविपेरस जंतु कहते हैं। मतलब कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, मतलब वह जंतु जो सीधे क्या है, शिशु को जन्म दे रहे हैं, मतलब एक बच्चे को उत्पन्न कर रहे हैं, उसे हम विविपेरस कहेंगे, जरायुज जंतु कहेंगे। ठीक है, देखो, जो विविपेरस है उसके एग्जाम्पल है मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। ये क्या है, डायरेक्ट शिशु को जन्म दे रहे हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं अंडप्रजक जंतु, ओविपेरस एनिमल्स। वे जंतु जो अंडे देते हैं और शिशु अंडों से बाहर निकलते हैं, मतलब ऐसे जंतु जो क्या है, अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते हैं, क्या है, अंडे देते हैं, उन्हें हम ओविपेरस कहते हैं। ये डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, जो विविपेरस है वो डायरेक्ट शिशु को जन्म दे रहे हैं, और ये क्या है, पहले अंडे देते हैं। ठीक है, जिसमें आपके उदाहरण है पक्षी, मछली, मेंढक, कीट, सरीसृप वगैरह, ये क्या है, अंडे देते हैं पहले। ठीक है।
देखो नेक्स्ट पॉइंट है शिशु से वयस्क, मतलब कोई एक शिशु है तो वो वयस्क तक कैसे वृद्धि करता है। तो नवजात से वयस्क तक कैसे बनते हैं, मतलब जो एक छोटा शिशु है वो कैसे वयस्क बनता है। नवजात जन्मे प्राणी, वो प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन निकले प्राणी, चाहे वो अंडे से निकले हुए प्राणी हो या मतलब डायरेक्ट शिशु हो, ठीक है, वो तब तक वृद्धि करते हैं जब तक कि वे क्या है वयस्क नहीं हो जाते, ठीक है। फिर क्या होता है, कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अपने वयस्क से बिल्कुल एकदम अलग दिखाई देते हैं, ठीक है, जैसे मेंढक और तितली में होता है। क्या होता है, आप यहाँ पे देखो, ये मेंढक का एक जीवन चक्र है। यहाँ पे देखो आप, ये मेंढक की जो मादा मेंढक है उसने अंडे दिए। मैंने कहा ना ये अंडे क्या है, जेली लाइक एक स्ट्रक्चर संरचना होती है जो इन्हें एक साथ बांधे रखती है। फिर इस पर स्पर्म आता है, वो इस पर क्या है, वो क्या करता है, इस पर अपने स्पर्म को छोड़ता है, शुक्राणुओं को छोड़ता है। फिर अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है, मतलब संलयित हो जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, जायगोट का निर्माण हो जाता है। वो अपनी कोशिकाओं में वृद्धि करता है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो ये टेडपोल लार्वा है, ये आपको दिख रहा होगा मेंढक से बिल्कुल बहुत ज़्यादा अलग है संरचना में। मतलब कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो कायांतरण दिखाते हैं, मतलब जो अपने वयस्क से बिल्कुल अलग होते हैं पहले, मतलब आप पहचान नहीं पाओगे कि ये मेंढक का बच्चा है, ठीक है। कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। फिर ये जिसे हम टैडपोल कहते हैं, लार्वावस्था कहते हैं, ठीक है। लार्वावस्था मतलब अपने वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। फिर उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, अभी भी ये पूरा मेंढक नहीं बना है। फिर आप देखते हो, फिर ये एडल्ट फ्रॉग इस प्रकार से अपने शरीर को विकसित कर देता है, ठीक है। इस प्रकार से एक मेंढक की जीवन संरचना है, और किस प्रकार से एक लार्वा है वो अपने एडल्ट से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। जो ये लार्वा है ये अपने एडल्ट, जो इसका वयस्क है, इससे अलग होता है बिल्कुल। इसे हम क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं, ठीक है। देखो वही मैंने यहाँ पे लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया। हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख पाते हैं। पहला क्या है, अंडा, अंडे पे क्या हुआ, निषेचन हुआ, लार्वा बना, ठीक है। लार्वा से वो वयस्क बनता है, कौन, एक टैडपोल। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है, तैर सकता है। आपको पता है ना मेंढक छलांग लगाता है, ठीक है। फिर मेंढक के द्वारा दिए गए अंडों में निषेचन के बाद जब उन अंडों से नए जीव बाहर निकलते हैं तो वे वयस्क मेंढक जैसे दिखाई नहीं देते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो मेंढक अंडे देता है, उस अंडे से जो लार्वा बाहर निकलता है, जो जीव बाहर निकलता है, वो बिल्कुल अपने वयस्क जैसे नहीं दिखाई देता, ठीक है। इन्हें टैडपोल लार्वा कहा जाता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, ये टैडपोल लार्वा विकसित होता है और वह वयस्क मेंढक में बदल जाता है। धीरे धीरे ये अपने शरीर में मतलब इसका शरीर ग्रोथ करता है, विकसित हो जाता है। फिर क्या है, ये अपने वयस्क जैसे इसका मेंढक दिखता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। फिर अब आप देखो मैंने क्या कहा, कायांतरण। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के शरीर या रूप में स्थायी परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। या आप इस परिभाषा को भी लिख सकते हो, कायांतरण वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने जीवन चक्र के दौरान एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। मेंढक क्या था, पहले एक टैडपोल लार्वा था, उसके बाद क्या वो एक मेंढक बन गया, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया। पहले वो अपने एडल्ट से, मतलब जो उसका वयस्क था, उससे बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता था, ठीक है। तो यही प्रक्रिया क्या है, कायांतरण है। देखो कायांतरण का सीधा सीधा मतलब है, अबे यार वीडियो टेढ़ी बननी है। देखो कायांतरण का सीधा मतलब है कि टैडपोल, जो ये टैडपोल है, इसका अपने वयस्क में बदल जाना, ठीक है। ये अपने जीवन की 2 अवस्थाएं दिखाता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। ये इसका एक रूप है, ये अपने दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। क्योंकि ये क्या हो रहा है, जो लार्वा है वो अपने जो एडल्ट है, जो उसका वयस्क है, उससे बिल्कुल अलग दिखाई देता है। तो यही हमने क्या कहा, कायांतरण है कि टैडपोल का अपने वयस्क में बदल जाना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है अलैंगिक जनन। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। अब हम देख रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एकल जनक से बनता है
और इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। या आप ये वाली परिभाषा भी लिख सकते हो, जब केवल एक ही जनक के द्वारा नई संतान उत्पन्न हो तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। मतलब समझो, हमने क्या बोला था, लैंगिक जनन में क्या है, लैंगिक जनन में क्या है, नर की जरूरत भी पड़ रही थी, नर युग्मक की, और मादा युग्मक की जरूरत भी पड़ रही थी, ठीक है। पर अलैंगिक में क्या होता है, ठीक है, अलैंगिक में न नर की जरूरत पड़ती है न मादा की जरूरत पड़ती है। मतलब इसमें से एक से ही नए जीव उत्पन्न होते हैं, तो वो चाहे नर हो या मादा हो, सिर्फ एक ही जनक कोशिका से क्या है, एक ही जनक से क्या है, नई संतति उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, नई संतति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। लैंगिक जनन में क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक का होना बहुत जरूरी है नई संतति के लिए, उत्पन्न होने के लिए। बट अलैंगिक जनन में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें एक ही जनक से काम चल जाता है, एक ही जनक अपनी नई संतति को उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। ये परिभाषा कहना चाह रही है, ठीक है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान जनक के समान होती है। मतलब एक ही जनक से उत्पन्न हो रही है संतान, तो वो क्या है, सेम टू सेम अपने पिता या मादा के जैसी होगी, जिससे वो उत्पन्न हो रही है एक ही जनक से, ठीक है। उसमें जो संतान होगी वो क्या है, अपने जनक के समान होगी, ठीक है। ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव अलैंगिक जनन करते हैं, ठीक है। बहुत सारे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं, पढ़ते हैं हम उन्हें। देखो, अलैंगिक प्रजनन के प्रकार कौन कौन से हैं, द्विविखंडन है, नवोदित है, विखंडन है, मुकुलन है, ठीक है। पहले नंबर पे बडिंग, मुकुलन। तो आप मुकुलन की प्रक्रिया किसमें, हाइड्रा में देखने को मिलेगी आपको। जैसे मुकुलन में क्या होता है, ये एक जीव है, ये इस जीव से क्या है, एक बर्ड निकल रही है, ठीक है। ये बर्ड धीरे धीरे ग्रोथ करती है, ठीक है, ग्रोथ करती है और कुछ इस प्रकार से अपनी आकार बना लेती है और फिर इस शरीर से अलग हो जाती है, ठीक है। तो जो ये नया जीव बन रहा है, इसके शरीर से अलग होकर ही क्या है, ये नया जीव बन रहा है। मैंने क्या कहा, लैंगिक जनन क्या है, जिसमें जो संतान होगी वो क्या है, अपने जनक जैसे दिखाई देगी। तो ये इससे अलग हो रही है, आपको प्रतीत दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, अपने जनक जैसे दिखाई दे रही है। फिर ये इससे अलग होकर के एक नया जीव बन जाएगा, तो यही मुकुलन है। और यही परिभाषा मैंने आगे लिखी है, देखो वही परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी है। प्रत्येक हाइड्रा में एक से अधिक उभार दिखाई देते हैं। यह उभार विकसित होते हुए नए जीव हैं, ठीक है, जिन्हें मुकुल कहते हैं। जो ये उभार निकले हैं, ये क्या है, विकसित होते हुए एक नए जीव हैं जिन्हें हम मुकुल कहते हैं। ईस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले जो ये संरचना है, नए जीव का विकास इससे होता है, ठीक है। हाइड्रा में मुकुल का जो ये निकल रहा है, जो मैंने आपको अभी समझाया वही है, जो आपको मैंने ये समझाया। इस मुकुल से क्या है, जो ये बड निकल रही है, ये मुकुल निकल रहा है, इससे नए जीव का निर्माण हो रहा है, इसे हम बडिंग कहते हैं। देखो, अब है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन का दूसरा प्रकार, बाइनरी फिजन, द्विविखंडन। इसमें क्या है, ये किसमें देखने को मिलेगा, अमीबा, एकल कोशिकीय जीवों में क्या है, हमें द्विविखंडन देखने को मिलता है। जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है जो कहाँ है, जलाशयों में पाया जाता है, ठीक है। इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपको अमीबा की संरचना दिख रही होगी, इसके अंदर क्या है, ये केंद्रक है, ठीक है। ये केंद्रक क्या है, दो भागों में टूट जाता है, ठीक है। और फिर जो इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन है वो भी दो भागों में टूट जाती है और दो क्या है, नए जीव बन जाते हैं, ठीक है, जो क्या है, अपने जनक के समान होते हैं, ठीक है। इसके बाद कोशिका भी दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जिससे प्रत्येक भाग में केंद्रक चले जाते हैं। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें भी केंद्रक है, इसमें भी केंद्रक है, ठीक है। तो अमीबा में क्या है, द्विविखंडन से क्या है, जीव का निर्माण हो रहा है। और मैंने क्या कहा, अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या है, जो संतान बनेगी वो क्या है, अपने माता पिता के जैसे दिखेगी। तो इसमें जो संतान बन रही है वो भी अपने पिता के समान या माता के समान, जिससे वो पैदा हो रही है, सेम उसी के जैसे दिखाई देती है, ठीक है, अपने जनक के समान दिखाई दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होती है, समझिए। किसी कोशिका की समरूप कोशिका, किसी अंग के समरूप अंग या किसी जीव के समरूप नए जीव का निर्माण करना क्लोनिंग कहलाता है। मतलब या तो कोशिका के समान कोशिका, अंग
के समान अंग या किसी जो एक जीव है उसके समरूप दूसरा जीव उसका निर्माण करना क्या है, क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है। किसी जंतु की सर्वप्रथम सफलतापूर्वक क्लोनिंग किस में की गई, भेड़ में की गई। किस में की गई मतलब एक भेड़ से उसके जैसे दूसरी भेड़ बनाई गई। किस में हुई ये, सबसे पहले भेड़ में हुई। ठीक है। इयान विल्मट और उनके सहयोगियों द्वारा सबसे पहले यह कार्य किया गया। ठीक है। इन्होंने क्या किया, आपको यहाँ पर ये 3 भेड़ दिख रही होंगी। ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो ये फिन डॉर्सेट सीप है और ये स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव है, इन्होंने क्या किया, इनका जो फिन डॉर्सेट थी ये वाली, ठीक है, समझो इसे, जो ये फिन डॉर्सेट थी ये वाली, इसकी स्तन ग्रंथियों से, ये वाली इसकी स्तन ग्रंथियों से क्या इन्होंने कोशिका ली। ठीक है। और जो ये स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव थी इसकी अंड कोशिका से, ठीक है, इन्होंने क्या एक सेल ली। ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, जो इसकी स्तन ग्रंथियों से जो सेल ली थी उसका केंद्रक ले लिया यहाँ और इसका केंद्रक यहाँ से हटा दिया, तो इसमें क्या बचा, सिर्फ कोशिका, उसका कोशिका द्रव्य। ठीक है, सिर्फ सेल, और इस केंद्रक को इस सेल के अंदर क्या है, डाल दिया। किसका केंद्रक डाला इस सेल के अंदर, फिन डॉर्सेट का। ठीक है। और इसका जो स्कॉटिश ब्लैक फेस है इसका केंद्रक क्या है, निकाल दिया। ठीक है। फिर क्या हुआ, वापस से जो ये कोशिका निर्माण हुई है इसे क्या है, स्कॉटिश जो ये है इसके गर्भाशय में क्या है, इस कोशिका को क्या है, डाल दिया गया। ठीक है। वहाँ पे उसे रोपित कर दिया गया। फिर कोशिका क्या है, धीरे धीरे वृद्धि करी तो क्या है, विकास किया। फिर नए भेड़ का एक जन्म हुआ, जो आपको ये दिख रही है, ये क्या है, नए भेड़ का जन्म हुआ। ठीक है। जिसका नाम था डॉली। क्या नाम था, डॉली। कैसे हुआ, इसकी क्या है, इसकी एक कोशिका निकाली और इसकी एक कोशिका निकाली, इसका केंद्रक हटा दिया, इसका केंद्रक नहीं रखा, और जो इसका केंद्रक है उस केंद्रक के जो इसकी कोशिका ली थी उस कोशिका के अंदर क्या है, उसका केंद्रक डाल दिया। इसका केंद्रक फिन डॉर्सेट का, इसका केंद्रक डाल दिया। ठीक है। फिर जब इसका केंद्रक डाला, फिर जब ये कोशिका है वो कोशिका क्या है, इसके गर्भाशय में रोपित कर दी, किसके, स्कॉटिश ब्लैक फेस। फिर जो ये डोली है वो किसके तरह दिखती है, वो दिखती है फिन डॉर्सेट के तरह। क्यों, क्योंकि जो केंद्रक था वो किसका था, फिन डॉर्सेट का था। ठीक है। केंद्रक क्या था, फिन डॉर्सेट का था, इसीलिए इसके समरूप दिखाई दे रही थी, जिससे ये पता चलता है कि केंद्रक ही डिसाइड करता है कि वो कैसा विकसित होगा। ठीक है, कैसा दिखाई देगा। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।